आगामी 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने को हैं। West Bengal, the date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से सज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने ताल पूरे दमखम से ठोक रहे हैं। ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। এটা কোনো ডিসক্রিপেন্সি নয়। टीएमसी के महाजंगल राज ने এটা হচ্ছে বিজেপি মিসক্রিপেন্সি, এটা মাথায় রাখবেন। एकदम उल्टा कर दिया। तैयार है क्या? इसी सिलसिले में हम आए हैं पश्चिम बंगाल की उस कहानी के साथ जो 1947 से शुरू होकर 2026 तक के बंगाल की राजनीतिक जमीन को टटोलती है। कोई मुख्यमंत्री आरामबाग का गांधी था तो किसी मुख्यमंत्री को शेख हसीना मछली भिजवा रही थी। कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया तो कोई 3, 4, 5 महीनों के लिए बार बार मुख्यमंत्री बना। आजाद भारत के पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था? 1947 का बंगाल अपने संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। बंगाल के भौगोलिक नक्शे को किसी धारदार औजार से चीरा गया था। भारत के हिस्से का बंगाल अब पश्चिम बंगाल था। विभाजन की त्रासदी के घाव एकदम गहरे थे। लहूलुहान धरती, शरणार्थियों की भीड़, प्रशासनिक अव्यवस्था व कमजोर अर्थव्यवस्था आने वाले सत्ता संरक्षकों की परीक्षा के लिए मुंह बाए खड़ी थी। आजाद भारत की लोकतांत्रिक यात्रा शुरू होने को थी। 1947 से 1952 तक अंतरिम विधानसभा में कांग्रेस की ही सरकार रही। 15 अगस्त 1947 को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई प्रफुल्ल चंद्र घोष को। वे बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। ये वही प्रफुल्ल चंद्र घोष थे जिन्होंने टकसाल की नौकरी छोड़ दी और गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। 2 बार जेल भी गए। मात्र 6 महीने में उन्हें मिली मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी छोड़नी पड़ गई। वजह आंतरिक कलह बताई जाती है। प्रफुल्ल चंद्र घोष से जुड़ा यह तथ्य हमें जान लेना चाहिए कि उनकी भूमिका बंगाल की राजनीति में खत्म नहीं हुई। आगे चलकर 1967 में वे फिर से 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस से नहीं, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में। किस्मत में फिर से राज्य का मुखिया बनना तय था तो 3 महीने के लिए 1971 में फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। हम वापस आते हैं 1948 में। 1948 में पश्चिम बंगाल को अंतरिम सरकार का दूसरा मुख्यमंत्री मिला। वह शख्सियत जिनके जन्मदिन यानी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, वो थे बिधान चंद्र रॉय। मरीजों की नसें टटोलते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके रॉय ने 1920 के दशक से ही बंगाल में सक्रिय राजनीति की नब्ज पड़नी शुरू कर दी थी। आजादी के बाद बंगाल जिस संकट से गुजर रहा था उसे शायद रॉय जैसी शख्सियत के नेतृत्व की ही आवश्यकता थी। रॉय को विभाजन के बाद जो बंगाल मिला उसकी अपनी चुनौतियां भी थी। बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी राज्य की सबसे बड़ी समस्या में से एक थे। धीरे धीरे समय का पहिया बढ़ा और आया साल 1952 जब विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। बिधान चंद्र रॉय फिर से मुख्यमंत्री चुने गए और 1962 में निधन होने तक वे इस पद पर बने रहे। उन्होंने शिक्षा व आर्थिक प्रगति के लिए संस्थाओं को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक तरफ उन्होंने दुर्गापुर, विधाननगर, कल्याणी, अशोकनगर जैसे नगरों को बसाया तो वहीं IIT खड़गपुर, जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों के खड़े होने में भी मुख्य भूमिका निभाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा है। उन्होंने राज्य में कई बड़ी चिकित्सा संस्थाओं को स्थापित कराया। हम जिस दामोदर वैली कॉरपोरेशन, फरक्का बराज, हल्दिया पोर्ट को जानते हैं, ये उनकी सार्थक पहलों का ही परिणाम है। वे मेकर ऑफ मॉडर्न बंगाल कहे गए। 1962 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 252 सीटों की विधानसभा में 157 सीटों पर जीत दर्ज की और राज्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली तीसरे मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन को। प्रफुल्ल चंद्र सेन आरामबाग का गांधी कहे जाते थे। आरामबाग हुगली जिले का एक दूरस्थ इलाका था जिसे उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। सेन का कार्यकाल कई चुनौतियों से भरा था। इस 5 वर्ष के दौरान देश को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। पहला 1962 का भारत चीन युद्ध, दूसरा 1965 का भारत पाक युद्ध।
लगे हाथ 1965 में खराब मानसून ने देश में सूखे की स्थिति पैदा कर दी। खाद्यान्न भंडार बढ़ाने के लिए सेन ने चावल मिलों पर भारी कर लगाया। इससे व्यापारी वर्ग नाराज हो गया। आवश्यक वस्तुओं की कमी और बढ़ती महंगाई के कारण कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। कई जगह हिंसा हुई और पुलिस की सख्त कार्रवाई ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया। धीरे धीरे उनकी सरकार राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ने लगी। 1947 से 1967 तक कांग्रेस के पास ही पश्चिम बंगाल की कमान रही, जबकि सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस दौर में पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर रही। सीपीआई ने तब के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को बसाने की लड़ाई लड़ी। वे पिछड़ों वंचितों के सच्चे नेतृत्वकर्ता की छवि बनाने में कामयाब रहे। ये शरणार्थी पढ़े लिखे मध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों के थे, इसलिए इसका बड़ा वर्ग सीपीआई के प्रति वफादार हो गया और फिर उसने वामपंथ की विचारधारा के प्रसार में भी अपना योगदान दिया। इधर कांग्रेस की छवि शहर केंद्रित व जमींदारों की पक्षधर वाली होती चली गई। 1967 के चुनाव के आते आते एक तरफ 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो धड़े में बटी, तो वहीं 1966 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूटकर बांग्ला कांग्रेस बनी। इस हलचल ने परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज कर दी थी। इसका असर 1967 के विधानसभा चुनाव में दिखाई भी पड़ा। कांग्रेस को वामपंथी दलों से हार का सामना करना पड़ा और आरामबाग के गांधी कहे जाने वाले प्रफुल्ल सेन भी आरामबाग से अपनी सीट हार गए। उन्हें हराने वाले नेता कौन थे? तो गांधीवादी विचारों से जुड़े वही अजय मुखर्जी, जो बाद में राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बने। 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस 280 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 127 सीटों पर सिमट कर रह गई। बांग्ला कांग्रेस यानी कांग्रेस से बगावत करने वाले और वामपंथी दलों ने यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई, जिसके मुखिया अजय मुखर्जी बने। यह राज्य की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। यह क्षण ऐतिहासिक था क्योंकि इसने बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की नई परंपरा की शुरुआत की। लेकिन यह जीत जितनी बड़ी थी उतनी ही अस्थिर भी थी। गठबंधन की सरकार में विभिन्न दलों के बीच विचारों के टकराव और राजनीतिक मतभेद जल्द ही सामने आने लगे। कृषि आधारित नीतियों, खाद्यान्न वितरण और प्रशासनिक फैसलों जैसे मुद्दों पर मुखर्जी और उनके वामपंथी सहयोगियों में टकराव शुरू हो गया। उस समय सरकार के भीतर कई महत्वपूर्ण विभाग वामपंथी नेताओं के पास थे। स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। 1967 के अंत तक आते आते यह संकट और बढ़ा। वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल चंद्र घोष, जो 1947 में पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे, वे राज्यपाल के पास पहुंचे और दावा किया कि अजय मुखर्जी की सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। मुख्यमंत्री से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया, लेकिन विशेष सत्र बुलाने में देरी हुई और अंततः सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रफुल्ल चंद्र घोष को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह बंगाल की राजनीति में अपने आप में भूचाल लाने वाला फैसला था। मुखर्जी के समर्थकों और संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सार्वजनिक सुविधाओं को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस से टकराव भी हुए। हालात इतने बदले कि 1968 में राष्ट्रपति शासन नतीजे के रूप में सामने आया। इस दौर में ही सीपीआईएम के चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल आदि नेताओं ने किसानों की मांग को लेकर विद्रोह छेड़ दिया, जिसे हम नक्सलवाड़ी आंदोलन कहते हैं। चारू मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से काफी प्रभावित थे। सत्तारूढ़ एलिट वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए माओ ने चीन की शोषित जनता को एक करने का काम किया था। चारू उसी विचारधारा पर आगे बढ़े। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनिस्ट का जब गठन किया तो कहा, चीन का अध्यक्ष हमारा अध्यक्ष है, चीनी मार्ग हमारा मार्ग है। बेतहाशा गरीबी, भूमिहीन किसानों का शोषण, जिनमें ज्यादातर दलित और आदिवासी थे, और सामाजिक न्याय से दूरी ने जनता और वामपंथी नेताओं के असंतोष को भड़का दिया था। यह चिंगारी साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से भड़की थी। इन नेताओं ने बड़े भूस्वामियों के खिलाफ कर्ज में डूबे आदिवासियों और भूमिहीन किसानों के साथ मिलकर अभियान शुरू किया। कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरित शोषित किसानों ने नक्सलवाड़ी में सामंती जमींदारों के खिलाफ अपने धनुष और बाण उठा लिए। अगले 4-5 सालों में नक्सलवाड़ी आंदोलन पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गया।
अमारबाड़ी, तुमारबाड़ी, नक्सलबाड़ी जैसे नारे राज्य भर में सुनाई देने लगे। बहुत जल्द ही यह पश्चिम बंगाल के बाहर के राज्यों में भी फैला। इस विद्रोह की वजह संयुक्त मोर्चे वाली सरकार की प्रभावी भूमि सुधारों को लागू करने में असमर्थता थी। नक्सलबाड़ी विद्रोह में शामिल लोगों ने CPI-M के नेताओं को बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया। कम्युनिस्ट पार्टी खुद को एक कम्युनिस्ट आंदोलन के विरोधी के रूप में पाई गई। साल 1969 की केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस अशांति का मूल कारण आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का सही तरीके से लागू नहीं होना है, और जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक उन आदिवासियों का भरोसा जीतना संभव नहीं होगा जिनका नेतृत्व चरमपंथियों ने अपने हाथों में ले लिया है। संयुक्त मोर्चा सरकार अस्थिर ही रही। 1969 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन इस बार भी स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। वाम दल सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे, मगर मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। लंबी बातचीत और समझौते के बाद एक बार फिर अजय कुमार मुखर्जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी गई। इस दौर में बंगाल की राजनीति में एक शब्द खूब चला, वह था घेराव। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कोलकाता और उसके आसपास के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने अपने वेतन, काम की शर्तों और अधिकारों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ घेराव की रणनीति अपनानी शुरू कर दी, ताकि वे मजदूरों की मांगे मानने को मजबूर हों। यह आंदोलन देखते ही देखते इतना व्यापक हो गया कि सरकार बनने के शुरुआती 6 महीनों के भीतर ही 1000 से भी अधिक घेराव की घटनाएं हुई। औद्योगिक खेमा परेशान था, प्रशासन भी असहाय महसूस कर रहा था। अजय मुखर्जी को लगने लगा कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद वे हालात को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। सरकार के भीतर वैचारिक मतभेद, प्रशासनिक असमंजस और सड़क पर उबलती राजनीति से परेशान होकर उन्होंने वह कदम उठाया जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में एक अलग ही आइडेंटिटी दे दी। 1969 में दक्षिण कोलकाता के कर्जन पार्क में अजय मुखर्जी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह 72 घंटे का सत्याग्रह था। वे इसके जरिए सरकार के भीतर चल रहे उठापटक व प्रशासनिक विफलता के खिलाफ नैतिक विरोध दर्ज कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। यह दृश्य भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद असामान्य था। एक मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ सार्वजनिक सत्याग्रह कर रहा था। अंततः राजनीतिक संकट इतना गहरा गया कि राज्य में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 1971 के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गुट वाली कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, लेकिन अजय मुखर्जी की एक बार फिर छोटी कोalition सरकार चली। 1972 में कांग्रेस ने 216 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल की और सिद्धार्थ शंकर राय CM बने। बड़े मुद्दे क्या रहे? नक्सल आंदोलन के दमन का दौर चला। 1970 के दशक में हजारों युवा मारे गए। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के कारण शरणार्थियों की बाढ़ आई और आपातकाल भी इसी दौर में लगा। 1975 की इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की कैडर राज और दमन की छवि बनी। CPI-M और जनता पार्टी ने मिलकर इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और फिर आया 1977 का साल। 1977 वाम धड़े के लिए निर्णायक पड़ाव बना। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सत्ता में आया और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। 1977 चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद बंगाल 2011 तक यानी 34 वर्षों के लंबे वामपंथी शासन का साक्षी बना। ज्योति बसु 1977 से 2000 यानी 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। उनके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता भूमि सुधार की महत्वाकांक्षी पहल ऑपरेशन बरगा रही। इस योजना के माध्यम से बटाईदार किसानों को कानूनी अधिकार प्रदान किए गए और उन्हें भूमि पर अस्थायी नियंत्रण दिलाया गया। करीब 10 लाख एकड़ जमीन का पुनर्वितरण कर उसे गरीब और भूमिहीन वर्ग के बीच बांटा गया। साथ ही उन्होंने पंचायत प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर ग्रामीण लोकतंत्र को नई ऊर्जा दी। उनके कार्यकाल में पहली बार गांवों के वंचित वर्गों को यह एहसास हुआ कि शासन और सत्ता अब उनकी पहुंच के भीतर है। ज्योति बसु के नजदीक 1996 में प्रधानमंत्री का पद भी चलकर आया। 1996 में जब केंद्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब तीसरे मोर्चे के नेताओं ने सर्वसम्मति से उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना, लेकिन उनकी पार्टी ने यह तय किया कि वह सरकार में शामिल नहीं होगी। बसु ने अपनी इच्छा को किनारे रख पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया। 2001 में हुए चुनाव में CPI-M के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट ने फिर बाजी मारी और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बंगाल का नेतृत्व संभाला। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी 60 सीटों पर जीत दर्ज कर
पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी। शायद राज्य में रोजगार के अवसर के अभाव का ही दबाव रहा होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने घोषणा की कि मैं पूंजीवाद से समझौता करता हुआ कम्युनिस्ट हूं, क्योंकि मुझे बंगाल में नौकरियां चाहिए। बुद्धदेव 2011 तक मुख्यमंत्री बने रहे। उन्हें पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन के दौरान उदारवादी आर्थिक नीतियां अपनाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर देखा जाता रहा जिन्हें दिन भर की व्यस्तता के बाद यूरोपीय फिल्मकारों की बेहतरीन फिल्में देखना पसंद था। ढाका से उनके रिश्ते नजदीक वाले थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके लिए ढाका से ताजी इलिश मछली भिजवाती थी। वे अक्सर कहते सुने जाते कि हसीना का ढाका में होना कोलकाता की नींद को सुकून देता है। उन्होंने कृषि पर आश्रित पश्चिम बंगाल को औद्योगिकरण की राह पर लाकर अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा जोखिम लिया था। यह जोखिम इसलिए माना जाता है कि यह निर्णय उनकी पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत थे। उन्होंने सिंगूर में टाटा नैनो के निर्माण के लिए टाटा को न्योता दिया, लेकिन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जब बात आई तो यह बात अपने आप में बढ़ती चली गई। हिंसक प्रदर्शन हुए। नंदीग्राम में भट्टाचार्य ने इंडोनेशिया के सलीम समूह को एक केमिकल प्लांट स्थापित करने के लिए न्योता दिया, लेकिन वहां भी कहानी भूमि अधिग्रहण के मामले पर आकर रुक गई। उन्हें आईटी पार्क परियोजना भी इसी कारण रद्द करनी पड़ी। इन प्रयासों के मुखालिफत में जो शख्सियत लगातार अपना कद बड़ा कर रही थी वह ममता बनर्जी थी। उन्होंने राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए वही नीतियां अपनाई जिसके सहारे पर वामपंथ सत्ता में आया था। उन्होंने सिंगूर व नंदीग्राम में होने वाले भूमि अधिग्रहण की खुलकर आलोचना की, सड़कों पर उतरी और आंदोलन की मुखर आवाज बनी, अपनी किसान केंद्रित छवि बनाई। इन संघर्षों में हुए खून खराबे और जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के आंदोलनों ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को जन विरोधी बना दिया। ममता ने मौके की नजाकत को समझा, माँ माटी मानुस का नारा दिया और इसी लैंड प्रोटेस्ट से वह 2011 में सत्ता में आई। उनका सत्ता में आना अचानक हुई घटना नहीं थी। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली ममता ने अपनी जीवटता व अपने संघर्ष के दम पर अपनी राजनीतिक जमीन पक्की की थी। उन्हें स्ट्रीट फाइटर का तमगा मिला। लेफ्ट सिर्फ 40 सीटों पर सिमट गया। ममता की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें हासिल की और वे मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी की पार्टी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में 211 और फिर अगले चुनाव यानी 2021 में 215 सीटें जीती। इन बड़ी जीतों के पीछे उन सामाजिक कल्याण योजनाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई जिसके माध्यम से ममता बनर्जी की सरकार ने बेरोजगार युवा, महिला, किसान, छात्र, श्रमिक व हाशिए पर खड़े समुदाय को साधने की कोशिश की और इसमें उन्हें सफलता भी हाथ लगी। प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ने तृणमूल के वोट बैंक को टूटने से बचाया। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 3 सीटों पर थी, लेकिन इसके बाद के 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने 215 सीटें हासिल की। अब 2026 का विधानसभा चुनाव एकदम सामने है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस 2 बिग प्लेयर के रूप में मैदान में है। सबकी निगाह इन्हीं दोनों पर टिकी हुई है। इनके अलावा कांग्रेस, वाम मोर्चा और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ ओवैसी की AIMIM का अलायंस भी मैदान में है। भाजपा इसे अपने लिए एक बड़े अवसर की तरह देख रही है, तो वहीं तृणमूल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे जी जान से चुनावी मैदान में है। इस चुनाव के मुख्य मुद्दों में अवैध प्रवासी, बंगाली आइडेंटिटी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, आर्थिक अवसरों का अभाव, एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द हिंदुत्व और डेमोग्राफिक चेंज के तड़के के साथ चुनावी रण क्षेत्र में तैर रहे हैं। कोई अपने आप को बंगाली अस्मिता के रक्षक की तौर पर पेश कर रहा है, तो कोई सोनार बांग्ला बनाने की बात पर जोर दे रहा है। पश्चिम बंगाल का वर्तमान विपक्ष ममता बनर्जी पर राज्य को औद्योगिक कब्रिस्तान में बदल देने का आरोप लगा रहा है। उसका आरोप है कि राज्य अब श्रम निर्यात अर्थव्यवस्था बनकर रह गया है। पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर अगले 5 वर्ष के लिए कौन बैठेगा, इसका फैसला भी 4 मई को हो जाना है। ममता चौथी बार बंगाल की कमान संभालेंगी या फिर जनता उनसे उबकर किसी दूसरे विकल्प को चुनने के लिए तैयार हो रही है, इसका पता तो चुनाव परिणाम के बाद ही चलेगा। यदि यह चुनाव किसी और करवट बैठता है तो यह भी ऐतिहासिक होगा। आप देख रहे थे द काशी स्कोप। मैं हूं दीपक और कैमरे के पीछे हैं श्रेयांश। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।